हाय एवरीवन। तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स का आखिरी फोर्स दैट इज द फ्रिक्शन जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है। तो पूरा लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि फ्रिक्शन के रिलेटेड अभी जो पूरा लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पूरा फ्रिक्शन के रिलेटेड होगा। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे फ्रिक्शन को देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे ना हम यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के फ्रिक्शन देखने वाले हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है। आप समझ सकते हो, आपने महसूस भी किया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, ए बॉडी ऑफ मास m एट द रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, ये वाली जो पहली वाली फिगर है, पॉइंटर किधर गया, हाँ यहाँ है। तो ये वाली जो फिगर है देखो, ए बॉडी ऑफ मास m, मान लो कि इसका मास m है, उसको हमने ये किसी सरफेस के ऊपर रखा है। मान लो कि वो सरफेस स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है। ठीक है। स्मूथ सरफेस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आता है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कैंसल बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस टेबल। ठीक है। तो मुझे इतना समझ में, क्योंकि उसके पास खुद का मास है तो उसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसको mg लगेगा। तो वही टेबल उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन के तौर पे एक नॉर्मल लगा देगा। मतलब कि ये नॉर्मल mg को कैंसिल कर रहा है, मतलब कि नेट फोर्स इन y डायरेक्शन जीरो है। अभी इन दिस सिचुएशन बच्चों आपको क्या करना है, नाउ सपोज इफ फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द बॉडी, मतलब कि यही बॉडी के ऊपर अब सपोज आप एक कैपिटल F फोर्स, मतलब कि एक एक्सटर्नल फोर्स आप इसके ऊपर लगा रहे हो। तो ऐसे केस में आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया हो, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, या फिर आपने ये महसूस किया होगा कि भाई फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी इनफ टू मूव द बॉडी, है ना, कि भाई छोटा सा हल्का सा फोर्स इतना काफी नहीं होगा वो बॉडी को शिफ्ट करवाने के लिए। ठीक है। मतलब कि क्लियरली द बॉडी रिमेन्स एट द रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स कम्स इनटू द प्ले इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन which opposes the applied force F, so resulting in the zero net force on the body। मतलब कि अगर आप ये कैपिटल F लगा रहे हो तो ऐसे केस में कोई एक ऐसा फोर्स भी यहां पे है कि जो इसको अपोज करेगा। हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं, हम स्मॉल अप्लाइड फोर्स की बात करें, मतलब कि छोटा सा हल्का सा फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपके सामने टेबल पड़ा है घर में, तो टेबल के ऊपर एक काम करो, आप किसी ऑब्जेक्ट को, कोई मास जिसका थोड़ा सा मास दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मास आपको महसूस हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप टेबल के ऊपर रखो और फिर उसको हल्के से पुश करने की कोशिश करो। ठीक है। हल्का सा, मतलब कांटेक्ट करके हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा पुश करो। ठीक है। वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। धीरे 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 आप वही मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते जाओ, तो एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि जब उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो ना होके कुछ मिलेगा, तो इसकी वजह से वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पे मेरा सवाल ये है कि जब आप उसको हल्का पुश कर रहे थे, हल्का सा फोर्स लगा रहे थे, स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो वो मोशन में क्यों नहीं आया। और वही एक्सपेरिमेंट आप कोई हैवी मास को लेके भी करो, तो ऐसे केस में जितने फोर्स से वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आया था ना, उतने फोर्स से शायद ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पाएगा, हैवी ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब कि क्या, मतलब कि हम फोर्स लगा रहे, न्यूटन जी ने ऐसा बोला था कि अगर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से मूव होता नजर आएगा। ठीक है। तो जब भी हम इसको कुछ फोर्स लगा रहे थे तब हम ही अकेले थे जो इसको फोर्स लगा रहे थे, भले वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स था, हल्का सा फोर्स था, फिर भी लगाने वाले हम ही थे ना, और कोई तो फोर्स नहीं लग रहा था, फिर भी वो ऑब्जेक्ट वो हल्के फोर्स की वजह से मोशन में नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि न्यूटन जी ने साफ साफ बोला था अपने एनएलएम 1 एंड 2 से, हमें यही समझाया था कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट फिर भी फोर्स लगने के बाद, चाहे वो हल्का हो या ज्यादा हो, तगड़ा हो या हल्का हो, दोनों केस में वो ऑब्जेक्ट तभी मोशन में आ सकता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जीरो ना हो। अगर नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेडी ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम ये स्टेडी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि जब मैं उसको हल्का सा, भले हल्का सा फोर्स था,
लेकिन मैं हल्का सा फोर्स जब भी लगा रहा था तब कोई यहां से ये डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स लगा था मुझे तो नहीं दिखा था, है ना। तो ऐसे केस में भी मैं हल्का सा फोर्स लगा रहा था तब भी ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हो रहा था कि तब भी उसके ऊपर कोई ये डायरेक्शन में फोर्स लगा ही रहा था। शायद मैंने अच्छे से देखा नहीं होगा, या फिर मुझे वो आदमी दिखा नहीं था कि जो यहाँ पे ये डायरेक्शन में तब मुझे अपोज में फोर्स लगा रहा था। बच्चों वही फोर्स जो भी होता है ना उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसा अननोन ऑब्जेक्ट कि जो हमें दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वो होता है, ठीक है। वो कभी भी हमें दिखता नहीं है। फ्रिक्शन आपको लगता है कि कोई सामने से इसको पुश कर रहा है, यही होता है ना। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने यहां से 5 न्यूटन लगाया, तो कोई यहां से कोई है कि जो इसको 5 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है, ये हल्का सा फोर्स मैंने लगाया फिर भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई है कि जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा है, मेरे ही अपोज में वो फोर्स लगा रहा है। वो कौन हो सकता है? तो भाई एक ही यहां पे संभावना हो सकती है, क्योंकि मैंने जब यहां से झांक के देखा तो मुझे तो कोई आदमी नहीं दिखा, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई ये एक ही ऐसा फोर्स है कि जिसको हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन, जो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट की वजह से लगने वाला फोर्स होता है ना। तो वो फ्रिक्शन होता है। और एक्चुअल में फ्रिक्शन को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने जाओगे ना तो कुछ ऐसा होगा कि भाई मान लो कि ये टेबल है, तो टेबल की सरफेस कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऐसी हुई होगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे नजर में आप देखोगे तो आपको ऐसी सरफेस नजर नहीं आएगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाओगे तो आपको उसकी सरफेस ऐसे खांचे खांचे वाली दिखेगी। और उसके ऊपर जैसे आप ऐसे मास m रखते हो ना, तो उसके मास m के भी ऐसे खांचे खांचे होंगे कि जो इसके साथ सेट हो चुके होंगे। और जब भी आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना तो होता क्या है पता है, ये खांचे खांचे एक दूसरे के साथ सेट होते हैं। तो इसकी वजह से ना भाई वो खांचे खांचे जब तक टूटेंगे नहीं ना तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही होता है फ्रिक्शन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये खांचे खांचे एक दूसरे के साथ जो मिल चुके हैं ना वही एक दूसरे को अपोज करेंगे। मतलब कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो नीचे वाले सरफेस उसको जाने नहीं देगी, है ना। उसको जाने नहीं देगी क्योंकि उसके खांचे खांचे सेट हैं। आप समझ सकते हो, इसके ऐसे ऐसे खांचे हैं टेबल के, तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जो भी हमने उसके ऊपर रखा है उसके ऐसे ऐसे खांचे सेट हो चुके होंगे, मतलब कि एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच हो चुके होंगे। तो ऐसे केस में आप खुद ही समझ लो कि भाई मैं अगर ये ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एक फोर्स लगाता हूं, तो क्या ये मूव हो पाएगा? देखो मैं हल्के से फोर्स की बात कर रहा हूं, हल्के से फोर्स के लिए ये मूव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई मुझे उसके लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये खांचे खांचे को तोड़ सके और तोड़ के आगे बढ़े। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा होता है? भाई ऐसा ही होता है। आपने कभी सुना है कि चप्पल घिस जाते हैं? ज्यादा चलने से चप्पल घिसते हैं, है ना। क्यों घिसते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि सिर्फ चप्पल ही घिसते? अरे भाई उसके साथ साथ जो रोड है ना वो भी घिसता है। होता क्या है कि जब भी आप पैर रखते हो तो चप्पल के अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओ तो उसके भी ऐसे ऐसे खांचे खांचे होंगे, नीचे जो जमीन है उसके भी ऐसे खांचे खांचे होंगे। जैसे आप पैर रखते हो तो ये सारे खांचे खांचे सेट हो जाते हैं, और जैसे आप चलने के लिए आप फोर्स लगाते हो तो होता क्या है कि ये खांचे टूटते रहते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि पैर के निशान वहां पे छूट जाते हैं ना, निशान छूटते हैं कि नहीं छूटते। तो अल्टीमेटली होता क्या कि ये खांचे खांचे टूट कर ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए चप्पल घिसती है ना। अगर ये खांचे खांचे टूटते नहीं तो भाई चप्पल क्यों घिसते? अल्टीमेटली हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या बोल सकते हैं, जो चप्पल घिसते हैं उसको, तो भाई उसके खांचे खांचे टूट रहे हैं, है ना, टूट रहे हैं। क्योंकि उसके चलने से क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन अल्टीमेटली होता क्या है, यही होता है फ्रिक्शन। खांचे खांचे जो सेट हो चुके हैं वो टूटेंगे नहीं तब तक वो मोशन में नहीं आएगा, है ना। जिसको हम एक अलग तरीके का फोर्स बता देते हैं, क्योंकि भाई इसमें होता क्या है कि जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करते हो, ये ऑब्जेक्ट को, तो नीचे वाली जो जमीन के खांचे खांचे वो सेट हो चुके तो उसको ना बोलेंगे, वो उसको अपोज करेगा, वो बोलेगा कि भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये नीचे की जमीन के जो खांचे खांचे वो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा देते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन अल्टीमेटली है क्या, यही खांचे खांचे जो सेट हो चुके हैं वही होते हैं, ठीक है, वही होते हैं, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। वो एक दूसरे को जो जाने नहीं देते ना, उनकी जो टेंडेंसी होती है उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। और फ्रिक्शन की वजह से ही आपको पता है कि टायर घिसते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, है ना।
ये होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। क्यों घिस जाते हैं? घिसने के पीछे की वजह क्या होती है भाई? अल्टीमेटली वो फोर्स जब भी हम उसको फिर भी मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं, तब ये होता है कि भाई ये खांचे खांचे टूट जाते हैं, ये खांचे खांचे टूट जाते। देखो इसको अगर आप उठा करके उसको साइड पे रख दो तो ये खांचे नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर आप इसको घिस के मतलब कि यही डायरेक्शन में फोर्स लगा के ही उसको मोशन में लाते हो तो ये खांचे खांचे को टूटना ही है, और वे टूटेंगे नहीं तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिखेगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही आपको ये सारी चीजें नजर आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो बच्चों यही होता है फ्रिक्शन, यही होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो, तो ऐसे केस में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने लेके हल्का फोर्स लगाते हो, तो ऐसे केस में जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस होती है ना, वहां पे आप एक नोटिस करना, अगर हल्के फोर्स लगाए हैं तो ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। अगर ये सरफेस स्मूथ है ना, तो ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट हल्का सा आप कांटेक्ट भी करोगे ना तो वो अपने आप मोशन में आ जाएगी, क्योंकि तब वो फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो उसके लिए अगर आप हल्का सा फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो ऐसा होने के पीछे की वजह क्या है? ऐसे होने के पीछे की वजह यही है कि भाई ये फोर्स को कोई तो है जो अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे तो भाई उसके खांचे खांचे जो टूटेंगे नहीं, तब तक वो एक दूसरे के साथ सेट ही रहेंगे और तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाएगा, है ना। तो भाई इसको हम ऐसे खांचे खांचे बार बार नहीं दिखाएंगे। ऐसे केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये जो सरफेस होती है ना, वो एक अलग तरीके का फोर्स लगा देती है ये एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम मान लेते हैं वो है फ्रिक्शन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। और आपने अगर नोटिस किया है तो ये फ्रिक्शन वाला फोर्स जो भी होता है ना, वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक है। दिस फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल विच इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपली फ्रिक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और फ्रिक्शन वाला फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। अभी ये जो भाई साहब एफ है ना, हमने यहाँ पे एफ क्यों बोला है, इसके पीछे का अभी मैं रीजन समझाता हूं। क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में फ्रिक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन आज नहीं देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ हम 2 ही फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया कि फ्रिक्शन जो भी होता है वो सरफेस के द्वारा लगने वाला फोर्स होता है, लेकिन वो सरफेस के द्वारा 2 फोर्स लग सकते हैं ना, कॉन्टेक्ट सरफेस के द्वारा 2 फोर्स लगते हैं। एक होता है नॉर्मल फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शन वाला फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो क्या आपको नजर आएगा? वो खांचे खांचे एक दूसरे में सेट होते हैं, तो जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया? इसीलिए चप्पल घिसते हैं। आपको ये क्वेश्चन हो कि चप्पल क्यों घिस जाते हैं इतना चलने से, ठीक है। चप्पल घिसने के पीछे सॉल घिस जाता है ना नीचे का, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब भी आप पैर रखते हो ना, तो आप वो चप्पल के जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे खांचे खांचे होंगे ना, वो नीचे जमीन के खांचे खांचे के साथ सेट हो चुके होंगे। और ऐसे केस में आप जैसे ही पैर उठाते हो ना, तो हल्का सा घिस के ही वो पैर उठा सकते हैं ना, सीधा तो उठाते नहीं ना। हम चलते तो हमारी जो वॉकिंग जो पैटर्न होती है आप समझना उसमें, तो पैर सीधा ऐसे, मतलब कि हम परेड नहीं करते कि पैर ऊपर उठा लेते हैं, सीधा उठाने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो खांचे टूटते रहते हैं, खांचे खांचे टूट। तो सिर्फ आपकी चप्पल नहीं घिस रही, उसके साथ साथ यहाँ पे जमीन भी घिस रही है। आप समझ सकते हो ये पॉइंट, है ना। तो लेकिन उसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है ना, सिर्फ चप्पल घिस जाते तो वही हमें दिखाई देता है, ठीक है। और शायद यही रीजन है कि केले के छिलके के ऊपर अगर पैर पड़ जाता है तो हम स्लिप हो जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है ना। दोनों सरफेस के बीच में खांचे खांचे, अगर केले की छिलके की खांचे खांचे हम देखने जाए तो वो होंगे नहीं, वो होंगे नहीं। तो ऐसा ऐसा केस हो जाएगा माइक्रोस्कोप के, भाई ये स्मूथ सरफेस और ऐसे ऐसे खांचे खांचे, खांचे खांचे सेट हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। नीचे वाला जो भी है केले का छिलका है और ऊपर वाला जो भी है वो हमारा मान लो पैर है ना। तो ऐसे केस में खांचे खांचे सेट नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे तो क्या होगा भाई? स्लिप हो जाएगा। यहाँ पे सेट होंगे तो फिर यहाँ पे टूटने क्या काम आएगा, है ना। तो यहाँ पे स्लिप हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन जो भी है, जो भी लगता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब कि अगर आप यहां से 5 न्यूटन लगाओगे ना, तो वो सामने से 5 न्यूटन लगाएगा। अगर आप यहां पे 7 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 7 न्यूटन लगाएगा। अगर आप यहां से 8 न्यूटन का फोर्स करोगे तो ये भी 8 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मतलब कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सर, सेल्फ एडजस्टिंग होता है? जी हाँ। इसके पीछे क्या रीजन ये है, आप समझ सकते हो, ये आप महसूस भी कर सकते हो कि अगर मैं इसके ऊपर ये एफ लगाऊं ही नहीं तो क्या इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगा? क्या नहीं लगेगा। जैसे मैं फ्रिक्शन लगाना स्टार्ट करता हूं वैसे ये एफ एस लगना स्टार्ट हो जाता है, ये फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर आप यहां से लगाना बंद करोगे तो ये भी अपना फोर्स लगाना बंद कर देगा, आपको अपोज करने वाला है ना। अगर आप यहां से 2 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 2 न्यूटन लगाएगा। अगर आप यहां पे 4 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 4 न्यूटन लगाएगा। अगर आप यहां पे 5 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा, है ना। तो वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। आप कितना लगा रहे हो वो देखेगा और उस हिसाब से वो अपने आप को सेट करता जाएगा। ठीक है, तो सर ये कहानी कहां तक चलेगी? मतलब कि इसका मतलब तो ये होता है कि भाई अगर मैं जितना लगाता हूं उतना ही वो लगाता जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि भाई ये तो कभी रुकने वाला ही नहीं है। मतलब कि मैं 100 न्यूटन लगाऊं तो वो भी 100 लगाएगा, मैं 150 लगाता हूं तो वो भी 150 लगाएगा, मैं 200 लगाऊं तो वो भी। तो ये तो कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब कि कभी भी मैं ये ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला पाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भले सेल्फ, ये फ्रिक्शन जो भी है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लेकिन एक लिमिट तक वो बढ़ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये सरफेस जो भी है वो कितना ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन दे सकती है। तो वो हमें फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। क्या आपने देखा, मैंने पहले ही एग्जांपल में बोला था कि पहले एक हल्का सा, जिसका मास आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखो और उसको हल्का सा फोर्स लगाओ। ठीक है, फिर आप देखो कि उसको हल्का सा फोर्स लगा तो वो मोशन में नहीं आया, तो धीरे धीरे अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि जिसके बाद फ्रिक्शन लग रहा था लेकिन फ्रिक्शन उसको उतना अपोज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। आपने 1 न्यूटन लगाया, उसने भी 1 न्यूटन किया। आपने 2 न्यूटन लगाया, उसने भी 2 न्यूटन किया। आपने 3 न्यूटन लगाया, उसने भी 3 न्यूटन लगाया, लेकिन 3 न्यूटन वो उसके लिए आखिरी फोर्स था। तो अभी क्या होगा, जैसे आप 4 न्यूटन लगाओगे तो अभी वो 4 न्यूटन नहीं कर पाएगा, है ना। 4 न्यूटन नहीं कर पाएगा, तो अभी क्या होगा कि आपका फोर्स उससे ज्यादा हो गया, तो अभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे आप यहां पे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को हटा के अभी एक हैवी ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो क्या मैं उस हैवी ऑब्जेक्ट को भी 4 न्यूटन के फोर्स से शिफ्ट करवा सकूंगा? क्या नहीं करवा सकूंगा। तो ऐसे केस में होता क्या है कि यहां पे देखा तो हमने ये पता चला कि भाई जो भी ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोला जाता है, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो सीधे प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के। वो सीधे किसके प्रोपोर्शनल होती है? नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, और ये नॉर्मल कितना होता है? mg के बराबर, है ना। नॉर्मल कितना होता है? mg के बराबर। तो हमने जब भी ये एक्सपेरिमेंट किया, ये मैंने नहीं किया है लेकिन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने ये पाया कि भाई ये जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो सीधे प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के। और वो नॉर्मल फोर्स हमें पता है किसके बराबर होता है? तो mg के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये fs मैक्स मतलब कि पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन, आप किसी सरफेस के ऊपर कितना मास रखते हो उस हिसाब से यहां पे डिसीजन आएगा कि भाई ये सरफेस ये ऑब्जेक्ट को कितना वैल्यू तक फ्रिक्शन दे सकती है ना। कितने वैल्यू तक फ्रिक्शन दे सकती है, तो वो यहां से पता चलेगा। तो यार ये जो एफ एस मैक्स है ना, पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके साथ साथ ग्रेविटी के ऊपर भी, या फिर मैं बोलूं कि वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर मैं बोलूं कि नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो भाई यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर निकालना चाहूं मैं, तो यहां पे मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अज्यूम करूंगा। लेट्स से दैट इज द म्यू एस। तो बच्चों ये हो गया हमारे लिए
मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, दैट इज द एफ एस मैक्स। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, ये एफ एस मैक्स का मतलब क्या है ना, सिर्फ एफ एस का मतलब क्या है, तो पहले ये तो पता कर लो कि भाई ये एफ एस का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले ये भाई म्यू एस क्या होता है। भाई म्यू एस को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो म्यू एस है वो हमारे लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं दिस म्यू एस इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको वैसे तो बोलेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो म्यू एस है इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी बात समझो, ये एफ एस का चक्कर क्या है, मतलब कि इसको एफ एस को क्यों हम एफ एस बोलते हैं। भाई यहां पे दो प्रकार के फ्रिक्शन हम देखने वाले हैं आज। ऐसा एक तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो दो प्रकार के जो फ्रिक्शन लगते हैं ना, देखो आपने कभी ये सोचा है कि आप जब भी मोशन में होते, आपका व्हीकल जब भी मोशन में है, तो ऐसे केस में आपके टायर के ऊपर भी एक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, आपके टायर के ऊपर भी एक फ्रिक्शन लगता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो तब भी खांचे खांचे टूटते रहते हैं। आपने कभी देखा है ये चीज, खांचे खांचे टूटते रहते हैं। मतलब कि सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो इसके खांचे खांचे ऐसे होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ना तो उसके खांचे खांचे सेट नहीं होंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से तो कांटेक्ट में होंगे, हल्के हल्के से कांटेक्ट में होंगे, है ना, हल्के हल्के से कांटेक्ट में होंगे। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में नहीं होगा। भाई सरफेस के साथ तो कांटेक्ट में रह के ही वो मोशन करेगा ना। मैं किसी बक्से को अगर किसी सरफेस के ऊपर मैं धक्का लगा के शिफ्ट कर रहा हूं, मूव करवा रहा हूं, तो ऐसे केस में भले उसके खांचे खांचे परफेक्टली सेट नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में तो रहेंगे ना। तो कांटेक्ट में आते आते टूटते भी रहेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना जब भी वो स्टेडी होगा, और स्टेडी में से हम मोशन में लेके आए तब। ठीक है, अगर मान लो कि ये मोशन वाली सिचुएशन है तो स्टेडी में कुछ ऐसा हाल होगा, स्टेडी में उसके खांचे खांचे परफेक्टली आपको सेट होते नजर आएंगे, मतलब कि इसके एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे परफेक्टली सेट है। तो ऐसे केस में ना उसको मोशन में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब भी वो स्टेडी होते हैं तब, है ना, क्योंकि वो परफेक्टली मैच है, वो सारे खांचे खांचे परफेक्टली मैच है। तो ऐसे केस में हमें उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि खांचे खांचे तोड़ना पड़ता है। लेकिन जब भी वो मोशन में आ जाते हैं ना, एक बार वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, ये ब्लॉक मोशन में आ गया, तो अब ये खांचे खांचे सेट नहीं हो पा रहे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हल्का सा कांटेक्ट में जरूर होंगे। ठीक है, ये हल्का सा कांटेक्ट में जरूर होंगे, तो सिर्फ कांटेक्ट में होंगे। तो ऐसे केस में वो अपने आप टूटते जाएंगे, क्योंकि वो पूरे सेट नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कांटेक्ट में है। तो ऐसे केस में उनको शिफ्ट करवाना, उनको मूव करवाना वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना उनको जब स्टेडी होते हैं तब उनको स्टेडी में से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो दोनों फ्रिक्शन यहां पे लग तो रहे, दोनों केस में फ्रिक्शन तो है, क्योंकि खांचे खांचे कांटेक्ट में आए, मतलब कि फ्रिक्शन बीच में आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन बीच में आ गया, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। एक बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन दे रहा है और एक उससे कम फ्रिक्शन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को हमें अलग देखना पड़ेगा। इसीलिए हम यहां पे फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में यहां पे डिवाइड किए। एक होती है स्टैटिक एंड दूसरी होती है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, इट इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ऐसे केस में मोशन में है तब ये सिचुएशन होगी, तब ये सिचुएशन बनेगी, है ना। ये सिचुएशन में होता क्या है, आप देख सकते हो कि सिर्फ खांचे खांचे कांटेक्ट में है, तो उतना फोर्स हमें, उतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा जितना जो स्टेडी कंडीशन में से जब हम इसको मोशन में लाने की कोशिश करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में और हम उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है ना। लेकिन उसको डिनोट भी तो अलग तरीके से करना पड़ेगा ना, कि भाई हमने समझ तो लिया कि भाई ये मोशन में है तो काइनेटिक होगा, और कंडीशन अगर रेस्ट कंडीशन से उसको मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो
तो तब हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे एक तरीका निकाल लिया है कि भाई जो फ्रिक्शन होता है ना, पहले तो उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ पे सफिक्स में एस या के लगा देते हैं। अगर एस लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि अगर कहीं फॉर्मूला में एफ एस लिखा तो इसका मतलब ये कि हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेडी कंडीशन में से मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, तब यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन की बात हो रही है। और जब भी यहां पे सिर्फ सफिक्स के साथ एफ के लगाया होगा तो इसका मतलब ये निकलता है कि अच्छा यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये नोटेशन जो भी है एफ के एन एफ एस, वो अल्टीमेटली फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, वो आइडेंटिफाई करके देते हैं। और कभी भी ये मत समझिएगा कि दोनों सेम ही होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, काइनेटिक ज्यादा नहीं लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में खांचे खांचे सेट हुए होते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ऊपर ऊपर से कांटेक्ट में होके ही निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि दोनों केस में कहां पे हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसी को मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर जो मोशन में है उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, दोनों में अंतर समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, तो मैंने बताया कि भाई ये एफ एस मैक्स मतलब कि कोई भी सरफेस है तो वो एक हद तक फ्रिक्शन दे सकती है, उसके बाद वो नहीं दे सकती। अगर मैंने पहले ही बोला था ना, आपको बताया था कि भाई ये फ्रिक्शन जो भी होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है कि अगर मैं 2 न्यूटन लगाता हूं तो सामने से भी 2 आता है, अगर मैं 5 लगा देता हूं सामने से 5, अगर मैं अपना फोर्स कम कर दूं और 1 न्यूटन कर दूं तो वो भी अपना कम करके 1 न्यूटन कर देगा, अगर मैं 0 कर दूं तो वो भी 0 कर देगा, है ना। लेकिन इंक्रीमेंट कहां तक आएगा? मैं 5 करूं तो वो 5 लगाए, मैं 10 कर दूं तो वो 10, मैं 12 कर दूं तो वो 12 लगाएगा, मैं 100 कर दूं तो वो 100 लगाएगा, मैं 200 कर दूं 200, तो क्या है, चलती रहेगी कहानी। अगर ऐसा होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पाता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी सरफेस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है? इतना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना फ्रिक्शन लग सकता है। अभी ये म्यूएस क्या है, हमने देखा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे क्या आएगा? म्यू के आएगा। तो म्यू के क्या होता है? म्यू के इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतना फ्रिक्शन ही दे सकता है। लेट्स से कि मान लो कि ये जो सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। और ये जो मास मैंने ऑब्जेक्ट जो रखा है उसका मास है भाई 1 kg, और ये जो ग्रेविटी है वो 10 हम ले लें, तो ऐसे केस में एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? भाई 1 kg का मास रखा हुआ है और म्यूएस कितना है? 0.1 है। मतलब कि ये म्यूएस अगर मैं बोलूं तो ये म्यूएस क्या दिखाता है? म्यूएस ये दिखाता है कि भाई आपकी सरफेस, जो जिस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट को रखा है वो सरफेस कितनी रफ है, मतलब कि उसके खांचे खांचे कितने हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि खांचे खांचे कितने डेप्थ तक गए हुए हैं, ठीक है, कितने डीप तक गए हुए, वो हमें दिखाता है कि वो सरफेस कितनी रफनेस ऑफ सरफेस हाउ हमें दिखाता है। ठीक है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि इसका मतलब क्या निकलता है, कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि भाई ये एफएस मैक्स इसके लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए कितना निकल के आएगा। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू 1.1 प्लेस करो, एम की वैल्यू 1 प्लेस करो एंड जी की वैल्यू 10 प्लेस करो, तो 0.1 इंटू 1 इंटू 10 कितना होता है? 1 न्यूटन होता है। मतलब कि ये सरफेस 1 केजी वाले मास को सिर्फ 1 न्यूटन तक का फ्रिक्शन दे सकती है। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर यहां से 0.1 न्यूटन लगाऊं तो ये सरफेस भी मुझे सामने से 0.1 न्यूटन लगाएगी। अगर मैं यहां पे 0.2 न्यूटन लगाता हूं तो वो भी 0.2 न्यूटन करेगी। अगर मैं यहां से बढ़ाते बढ़ाते 0.9 न्यूटन कर दूं तो ये भी 9 न्यूटन 0.9 न्यूटन लगाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये 1 न्यूटन लगाया, इसने भी 1 न्यूटन तो किया, क्योंकि वो इतना तो लगा सकती है, यहां तक लगाएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहां से 1.2 करूंगा तो अब ये भाई साहब इससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा वो अभी फ्रिक्शन नहीं दे सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगी, मतलब कि यहीं पे कहानी खत्म। ये अभी भी 1 न्यूटन ही लगाएगी, लेकिन हमारा फोर्स जो भी है वो 1.2 हो गया। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। 1.2 में से 1 को निकाल लो तो 0.2 न्यूटन के रिजल्टेंट फोर्स से ये ऑब्जेक्ट अभी ये वाली डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है।
देखो कहां तक वो एडजस्ट करता गया अपने आप को, 1 न्यूटन तक। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एफएस मैक्स तक वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ना। एफएस मैक्स तक वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, लेकिन एफएस मैक्स के बाद भी अगर आप अपना फोर्स बढ़ाते जाओगे तो भाई अभी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो अभी वो क्या करेगा, अपने हिसाब से वो जितना दे सकता है उतना तो देगा ही, लेकिन आपके द्वारा लगने वाला फोर्स अगर उससे ज्यादा हो गया तो अब भाई साहब वो रुकेगा नहीं, वो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में आ जाएगा। तो ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड दी लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। मतलब कि आखिरी वैल्यू फ्रिक्शन, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, आप जितना लगाते हो उसको देख के वो अपने आप लगा देता है, ठीक है, उतना लगा देता है, लेकिन वो एक लिमिट तक लगा सकता है, उसके बाद वो नहीं लगा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जितना लगाओगे उतना वो भी लगाता ही जाएगा। ऐसा होता तो भाई कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा पाते, है ना। ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो एक हद तक लगाने देता है, उसके बाद मतलब कि एक हद तक वो इंक्रीज करता है अपने आप को, उसके बाद वहां पे लिमिटेशन आ जाती है। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहो तो इसको 10 न्यूटन भी लगा सकते हो, 20 न्यूटन भी लगा सकते हो, लेकिन इसके पास लिमिटेशन है। फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना लगता है, तो भाई इतना लगता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है ना। और वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि मैंने जब भी यहाँ पे 1 kg का मास लिया और ये सरफेस मैंने म्यूएस, सरफेस का म्यूएस 0.1 लिया, तो तब इसके लिए एफएस मैक्स कितना आया, 1 न्यूटन आया, है ना। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं यहीं पे 10 kg का मास ले लेता, तो अगर मैं 10 kg का मास लेता तो कितना आता, तो अभी यह भी 10 न्यूटन हो जाता, है ना। तो जितना मास ज्यादा उतना एफएस मैक्स का वैल्यू, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऐसे 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो आपको 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो फ्रिक्शन आपको मूव करवाने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुई ये पॉइंट। तो एफएस मैक्स का चक्कर क्या है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस लग रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई सरफेस ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन दे सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भाई वो इतना फ्रिक्शन दे सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा याद रखो, नॉर्मली ये जो एफएस होता है ना, वो लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्स होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। एफएस हमेशा एफएस मैक्स के जितना या उससे कम हो सकता है, ठीक है, एफएस मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो वो एफएस लगता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वो सरफेस ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन दे सकती है, तो इतना दे सकती है। अगर मैं पूछूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्रिक्शन कितना है, तो एफएस है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यही फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो वो एफएस मैक्स के बराबर है ना। तो ज्यादा से वो इंक्रीज ज्यादा से ज्यादा कहां तक इंक्रीज हो सकता है, एफएस मैक्स तक इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। तो नॉर्मली जो भी फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा उसकी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके जितना हो सकता है उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। ये दिखाते कि ये सरफेस इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे सकता है। तो ऐसे केस में हम कैसे बोल सकते हैं कि वही सरफेस ये वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन दे दे, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, ये उसका एक लिमिटिंग हो गया, ये इसकी लिमिट हो गई कि भाई इससे ज्यादा वो नहीं देगा। हाँ, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे किसी सरफेस है, किसी सरफेस के द्वारा मान लो कि ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है, लेट्स से 20 न्यूटन, और मैं अभी लगा रहा हूं इसके ऊपर 5 न्यूटन, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना लगता है, एफएस। लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज करते 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 मान लो कि 20 न्यूटन लगा, तो अब ये फ्रिक्शन कितना हो गया होगा, तो ये भी 20 न्यूटन हो गया होगा, है ना। मतलब कि अब मैं बोल सकता हूं कि ये आखिरी कंडीशन, मतलब कि ये एफएस मैक्स के बराबर लग चुका है इसके ऊपर। मतलब कि अभी अगर मैं 21 न्यूटन करूंगा ना, या फिर 20 पॉइंट समथिंग न्यूटन करूंगा, तो अब ये ऑब्जेक्ट रुक नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। फ्रिक्शन 20.1 नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन उतना नहीं हो पाएगा, तो वो 20 ही लगेगा। लेकिन हमने उसको ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो अभी फ्रिक्शन से एफएस मैक्स से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो अभी ये ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें कितना फोर्स लगाना होता है। सो टू मूव द ऑब्जेक्ट, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एफएस मैक्स। मतलब कि आपको एफएस मैक्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है।
तो ये हो गई सारी कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक कब लगता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्टेडी कंडीशन में से हम मूव करवाना चाहते हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो ऐसे केस में उसके जमीन के खांचे खांचे और ये ऑब्जेक्ट के खांचे खांचे सिर्फ कांटेक्ट में आ रहे हैं, सेट नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और बच्चों ये काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू कितनी होती है? तो देखा गया कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो भी सीधा प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। मतलब कि ये भी एफ के इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, म्यू के इंटू एन के बराबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आएगा म्यू के इंटू एन के बराबर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, बहुत ही आसान है वैल्यू निकालना। तो ये हमें इतना तो समझ में आता है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक कंडीशन में लगता है, कम फ्रिक्शन काइनेटिक कंडीशन में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। फ्रिक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो हम इतना यहां से एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाई ये जो एफ के की वैल्यू होती है ना वो हमेशा एफ एस से कम होती है। एफ एस नहीं बोलूंगा लेकिन एफ एस मैक्स बोलूंगा। एफ एस मैक्स से हमेशा कम होती है ना। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कोई सरफेस जितना फ्रिक्शन दे सकते, स्टैटिक फ्रिक्शन दे सकते, उससे ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि खांचे खांचे सेट हो चुके होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ कांटेक्ट में आते हैं और टूटते रहते हैं, ऊपर ऊपर से कांटेक्ट में आके टूटते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्स होता है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से कम होता है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, और मैंने बताया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना आप लगाते हो उतना ही वो सामने से लगाएगा आपको अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे वो एक लिमिट तक इंक्रीज हो सकता है ना। और वो जो लिमिट है ना उसकी, उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं चाहूं कि ये फ्रिक्शन, ये सरफेस ज्यादा से ज्यादा कहां तक अपने आप को एडजस्ट करेगी, तो भाई म्यू एस इंटू एम जी तक अपने आप को एडजस्ट करेगी, है ना। उसके बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मतलब कि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है और सरफेस रफ है, स्मूथ सरफेस नहीं, तो ऐसे केस में मुझे कितना फ्रिक्शन लगाना, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो ये जो एफ एस मैक्स है ना उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैंने उससे कम फोर्स लगा दिया, उसके जितना फोर्स लगा दिया, तो वो ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं हो पाएगा, है ना। वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? क्योंकि फ्रिक्शन उतना लगा देगा, आप जितना लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन लगा देगा, है ना। मैंने बोला कि किसी सरफेस एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 20 न्यूटन लगा रही है, लगा सकती है, रही है नहीं, लगा सकती है ना। तो लगा सकती है, तो ऐसे केस में अगर मैं सामने से 20 न्यूटन लगाऊं या 20 से कम न्यूटन लगाऊं तो वो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर मुझे उसको मूव करवाना है तो मुझे 20 से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करवा पाएगा, है ना, मूव हो पाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इट इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा कि भाई ये फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन चीज क्या होती है। ठीक है, खांचे खांचे सेट होना वही फ्रिक्शन कहलाता है। क्योंकि एक बार खांचे खांचे सेट हो चुके हैं तो आप जैसे मूव करवाना स्टार्ट करोगे तो जब तक वो खांचे खांचे टूटेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा नहीं। तो आप समझ सकते हो खांचे खांचे टूटने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, और खांचे खांचे एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे की मोशन को अपोज करेंगे। और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये चीज भी आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो ऐसे केस में उसके खांचे खांचे सेट होते हैं, हम उसको रेस्ट कंडीशन बोलते हैं। और जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तब हमने देखा था कि वो जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक, मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो किसको अपोज करता है? यहाँ पे कई बार पूछा है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको अपोज करता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे किसको अपोज करता है? देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जब तक फोर्स नहीं लगा है, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जब भी आप फोर्स लगाओगे तभी वो पिक्चर में आएगा। एज द अप्लाइड फोर्स एफ इंक्रीजेस, एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेस, रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू द सर्टेन लिमिट, कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट, हेंस इट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि वो किसको अपोज कर रहा है? यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वो अपोज कर रहा है ना, उसकी मोशन को, मतलब कि वो उसको जाने, उसके स्टेट को, जो स्टेट में है उसी स्टेट में उसको रहने देने के लिए वो अपना फोर्स लगा रहा है ना। जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो भाई क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है
तो हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोशन को वो अपोज कर रहा है ना। रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब जमीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में आप देखोगे जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस बन रही है तो वहां पे रिलेटिव मोशन दिखेगी, किसी एक के सामने रिस्पेक्ट में दूसरी मोशन में है, तो ऐसे केस में वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल 5.7 क्या बोला गया है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी given that the coefficient of the static friction between the box and the train floor is 0.15। ठीक है, यहां पे आपको क्या बोला गया है, जो बोला गया है पहले तो उसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसका सॉल्यूशन देंगे। तो मान लो कि ये ट्रेन की सरफेस है, उसकी सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा बॉक्स है और नीचे ट्रेन की सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है। तो ये मस्त एम मास का बॉक्स है। ठीक है, चलो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेन किसी डायरेक्शन में मोशन में है। ठीक है, तो ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, हमें पूरी ट्रेन तो ड्रॉ नहीं करनी है, हम यहाँ पे पूरी ट्रेन ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आप समझ लो कि मान लो कि ये ट्रेन है, तो इसकी ये सरफेस है, तो इसका ये जो बॉक्स के साथ ये जो कांटेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये जो कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये कांटेक्ट, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वो म्यू कितना है, यहाँ पे आपको दिया गया म्यू इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0.15। अभी यहाँ पे म्यू कौन सा होगा, क्या बोला है यहाँ पे देखो, लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कि वो रेस्ट कंडीशन में ही है, वो रेस्ट कंडीशन में ही है। तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है वो म्यूएस दिया गया है। रेस्ट कंडीशन की बात की गई ना, तो ये म्यूएस दिया गया, तो म्यूएस आपको 0.15 दिया गया है। ये एम मास का ऑब्जेक्ट बॉक्स है ना। अभी मान लो कि ट्रेन ये डायरेक्शन में मोशन में है, अगर ट्रेन ये डायरेक्शन में मोशन में, तो सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट को ये बॉक्स के ऊपर, क्योंकि वो बॉक्स भी ट्रेन का ही एक पार्ट हो गया ना, अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में आपकी भी मोशन होगी, तो ये बॉक्स की भी मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में। मतलब कि मान लो कि इसकी मोशन हो रही है ये डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये कि ट्रेन की वजह से इसके ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक है, कि जो इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है ना। तो ऐसे केस में ये एफ लग रहा है किस ये डायरेक्शन, किसी ये डायरेक्शन में। और क्योंकि ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो नीचे वाली सरफेस है उसके साथ इसके खांचे खांचे सेट हो चुके हैं, और ये एफ इतना काफी नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो फ्रिक्शन को भी हरा सके, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एफ लग रहा है उसके अपोज में मान लो कि ये फ्रिक्शन लग रहा है ना। फ्रिक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में ही लगता है ना। तो ये एफ लग रहा है किसी ये डायरेक्शन में, अगर एफ लग रहा है ये डायरेक्शन में तो स्मॉल एफ लगेगा ये डायरेक्शन में। अभी कहानी ये है कि हम अगर एक्सट्रीम कंडीशन मान लेते हैं कि भाई ये एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कि यहां पे जितना फोर्स लग रहा है उसके बराबर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसका पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मतलब कि ये सरफेस जितना फोर्स दे सकती है, जितना फ्रिक्शन दे सकती है उतना पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ऐसे केस में हम इसको क्या मानेंगे, एफ एस मैक्स मानेंगे, है ना। क्लियर है, लेकिन वो तब माने तब, हमें ऐसा नहीं बोला कि ये एक्सट्रीम कंडीशन है, हमें ये ऐसा नहीं बोला है ना। तो एक्सट्रीम कंडीशन है ऐसा नहीं बोला है, तो ऐसे केस में मैं इसको सिर्फ मानूंगा एफ एस, ठीक है। और ये खांचे खांचे सेट है और जितना एफ लग रहा है उतना ये सरफेस कैपेबल है एफ एस देने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि ये जो सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा दे सकती है 100 न्यूटन, और हमने अभी ट्रेन ने इसके ऊपर सिर्फ 50 न्यूटन लगाया, तो आराम से ये फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन लग जाएगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये एफ एस जो भी है वो एफ के बराबर है ना, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये एफ एस हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितना आप लगाओगे उतना वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज और भी पता है ना यहाँ पे कि ये जो एफ एस होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स होता है। मैंने एक कंडीशन आपको आगे बताई ना, ये एफ एस हमेशा एफ एस मैक्स के जितना या उससे कम ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। ये होती है सरफेस के द्वारा दिए जाने वाली पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू। तो ये एफ एस किसी टाइम पे जो लगेगा वो हमेशा इससे कम ही होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। और हमने क्या बताया कि इस टाइम पे जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन जितना एफ इसके ऊपर बक्से के ऊपर लगा रही है, जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन है उस डायरेक्शन में उसके बराबर फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है। तो क्या मैं यहां पे यही एफ एस को एफ भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये एफ इज इक्वल टू म्यूएस, एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यूएस इंटू एन के बराबर होता है। और ये एफ कितना होगा, तो भैया एम ए के बराबर है ना, लेस देन और इक्वल टू
म्यू एस इंटू एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे mg लिखेंगे। तो जरा देखो तो ये m तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही तो निकालना है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर इसको स्टेशनरी रखना है, ये ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखना है, तो a लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू जी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0.15 है। तो ये 0.15 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, मतलब कि ये जो a है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि ये बक्से को आप यहाँ पे स्टेशनरी रखना चाहते हो, तो ऐसे केस में ट्रेन का एक्सीलरेशन, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसका एक्सीलरेशन है, ट्रेन का एक्सीलरेशन है, जो इस बक्से को भी मिल रहा है ना। तो जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वो पॉसिबल मैक्सिमम कितना हो जाए, तो ए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुआ ना तो अभी ये बक्सा स्लाइड करके आगे बढ़ जाएगा ट्रेन की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर इसको टिकाए रखना है, अगर इसको स्टेशनरी ही रखना है, तो एक्सीलरेशन की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Example 5.8. See the figure 5.11. Assume a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until at an angle theta is equals to 15 degree. Then with the horizontal, then the mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? मतलब कि आपको ये पूरी फिगर दी गई है, आपको बोला गया है कि किसी एक सरफेस के ऊपर किसी m मास को रखा गया है, ठीक है, 4 kg का मास है, और धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब कि इसका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। एक टाइम ऐसा है जब ये थीटा कितना होगा, जब ये थीटा 15 डिग्री तक इंक्रीज किया, हम यहां से थीटा इंक्रीज करते करते 15 डिग्री तक पहुंचे, तब यहां पे ये हुआ कि भाई साहब यहां पे ये ब्लॉक जो भी है वो जस्ट मोशन में आने की स्टार्ट किया, मतलब कि जस्ट वो मोशन में आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस निकालना है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा बोलना चाहता है कि किसी एक ब्लॉक को हमने किसी एक सरफेस के ऊपर रखा और फिर हमने क्या किया, वो सरफेस को इंक्लाइन करते गए, इंक्लाइन करते गए, इंक्लाइन कर धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते गए 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से जब 15 डिग्री तक हम पहुंचे तो 15 डिग्री पे हमने देखा कि अभी ये ऑब्जेक्ट अब तक स्टेडी रहा, लेकिन ये एंगल के बाद अब उसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कहां पे, 15 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो अब जरा सोचो कि जब 50 डिग्री एंगल पे जब उसने मोशन करा, 50 डिग्री एंगल जब हम वहां पे पहुंचे, तब वहां पे ये ब्लॉक को कौन टिकाए रखा था, किसने ये ब्लॉक को टिकाए रखा था, मतलब कि क्यों वो ब्लॉक स्टेडी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक स्टेडी इसलिए था क्योंकि जितना फोर्स उसको ये डायरेक्शन में लग रहा था ना, उसको अपोज करने वाला कोई एक फोर्स यहां पे भी लग रहा था, जो क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, कौन सा, स्टेडी, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है ना। अभी आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन में फोर्स कौन सा आ सकता है, तो भाई जरा देखो ना, यहाँ पे अगर इसका मास m है, तो मास m है तो इसका mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में। मास भले एंगल पे है लेकिन mg हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही लगता है। तो ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पे एक वर्चुअल एक्सिस बना दोगे, आप इसको वर्चुअली एक x एक्सिस मान लो, तो दिस इज द वर्चुअल x एक्सिस, और आप अगर वर्चुअली इसको y एक्सिस मान लो, सो दिस इज द वर्चुअल y एक्सिस। तो इन दैट केस आप समझ सकते हो कि ये mg जो भी है वो वर्चुअल x एक्सिस एंड वर्चुअल y एक्सिस है, किसी एंगल पे आ गया। कितने एंगल पे आ गया वो निकालना भी बहुत ही आसान है। ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये 90 बनेगा, अगर ये 90 है तो ये कितना हो सकता है, 90 माइनस थीटा हो सकता है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो आप समझ सकते हो ये एंगल कितना होगा, 90, तो ये कितना हो सकता है, इतना थीटा हो सकता है। समझ में आ रहा है, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो सकता है, थीटा हो सकता है ना, क्योंकि टोटल ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्लियर है ये पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा, मतलब कि mg जो भी लग रहा है वो थीटा एंगल पे लग रहा है। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले तो एक वर्चुअल एक्सिस यहां पे अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए वर्चुअल एक्सिस अभी एक्स एक्सिस जो भी है वो कहां है, मेरे लिए जो एक्स एक्सिस है वो अभी जहां पे स्लोप है ना वही डायरेक्शन में मैं इसको एक्सिस अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे लिए ये हो गई वर्चुअल एक्स एक्सिस जिसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होगी मेरे लिए ग्रीन कलर वाली एक्स एक्सिस और ये हो गई मेरे लिए वही ग्रीन कलर वाली वाई एक्सिस। तो मेरे लिए अभी ये वाई एक्सिस है, समझ में आ रहा है, ये होगी मेरे लिए वाई एक्सिस। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले एक्सिस को शिफ्ट कर दो, ठीक है। एक्सिस शिफ्ट करोगे तो ही हमारे लिए अभी चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो दिस इज माई न्यू एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई न्यू वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, तो जब मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि भाई mg ये वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और क्योंकि mg एक वेट फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, है ना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा जो यहां का कंपोनेंट होगा पास वाली साइड, वो होगा mg cos थीटा, यहां पे क्लियरली आपको दिया ही गया है। तो एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो भी आएगा वो ये डायरेक्शन में आएगा। अगर आप रिजोल्व करोगे mg को तो उसका दूसरा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में आएगा जो है यहाँ पे mg sin थीटा। क्यों ये mg cos थीटा, क्यों mg sin थीटा, तो भाई ये आपको पता है पास वाली साइड है ना, थीटा से देखो mg ये डायरेक्शन में, तो थीटा से इसको रिजोल्व कर रहे हो, mg को रिजोल्व कर रहे हो, तो आपके पास ये पास वाली साइड हुई। अगर ये पास वाली साइड है तो हम इसको mg cos थीटा बोलेंगे, और ये सामने वाली साइड तो इसको हम mg sin थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये पास वाली साइड इसलिए ये mg cos थीटा, और ये सामने वाली ये हो गई mg sin थीटा। तो अभी समझ में आया कि क्यों ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, क्योंकि उसको नीचे की डायरेक्शन में एक mg sin थीटा जितना फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मान लो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस है, तो ऐसे केस में अगर ये mg sin थीटा उसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर, जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम बोलेंगे Fs, ठीक है। कहानी वहां पे नहीं अटकेगी, कहानी कहां तक ले जाना है हमें, ये एंगल कहां तक हमें इंक्रीज करना है, 15 डिग्री तक, क्योंकि हमें बोला कि 15 डिग्री के बाद ये शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब कि 15 डिग्री पे क्या कंडीशन हुई होगी, तो 15 डिग्री पे जो mg sin थीटा लग रहा है ना, ठीक है, 15 डिग्री पे ये हुआ होगा कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन अपने पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू का हुआ होगा, है ना, क्योंकि उसके बाद अगर वो इंक्रीज नहीं हो सकता है तभी तो वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉसिबल मैक्सिमम हुआ होगा, ठीक है। तो आखिरी वैल्यू जो भी हुई, ठीक है, जब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेडी था, ठीक है, आखिरी वैल्यू जब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेडी था तब ये कंडीशन बनी होगी कि भाई mg sin थीटा fs मैक्स के बराबर हुआ होगा, ठीक है। वैसे तो ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 15 पॉइंट समथिंग हो तब वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन हमें बोला है एग्जैक्टली 15 पे स्टार्ट करता है, लेकिन हम उसी को आखिरी कंडीशन मान लेते कि तब मान लो कि वो स्टेडी था तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू fs मैक्स हम बोल सकते हैं तब वो वाले केस में। एक्चुअली ये म्यूएस इससे ग्रेटर देन कंडीशन आनी चाहिए, लेकिन सॉल्व करने के लिए यही मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया mg sin थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू mg sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू fs मैक्स क्या होता है म्यूएस इनटू n के बराबर। यहां पे जरा देखो तो नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, तो भाई देखो ना, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये हो गया नॉर्मल जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। मैंने बोला था कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है एंड फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल लगता है, तो परपेंडिकुलर सरफेस के तो ये हो गया ना नॉर्मल। और वो नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल आप समझ सकते हो किसके बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में देखो mg cos थीटा के बराबर होगा। नहीं समझ में आता है तो ऐसे केस में आप यहां पे NLM1 लगा सकते हो, दोनों केस के लिए NLM1 लगा सकते हो। तो फ्रॉम NLM1 मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि फॉर द नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, नई वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन नई वाई डायरेक्शन जीरो है, तो इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स इन नई वाई डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है ना। तो ये n इज इक्वल्स टू क्या हुआ होगा mg cos थीटा, पहला ये पॉइंट, ठीक है, पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाय नेट फोर्स इन, क्योंकि हम मानते हैं कि ये आखिरी कंडीशन है जहां पे ये रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट करने मतलब कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहा है लेकिन फिर भी वो स्टेडी है, उसके बाद वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर मैं मान लूं कि वो स्टेडी है उसकी आखिरी कंडीशन, तो ऐसे केस में एफ नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हुआ होगा, आखिरी कंडीशन के लिए जीरो हुआ होगा, है ना।
रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगे उसका नेट जीरो होता है फ्रॉम दी एनएलएम 1। तो इसका मतलब ये होता है कि तब ये डायरेक्शन में जो mg sin थीटा लग रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हुई होगी, ये आखिरी कंडीशन माने हैं, तो तब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन का जो फ्रिक्शन है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हुई होगी। तो यहीं से हमने ये पॉइंट लिखा है, ठीक है, यहीं से हमने ये पॉइंट लिखा है। तो अभी ये n की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन की जगह पे हम लिखेंगे mg cos थीटा। तो यहां से mg को mg के साथ कैंसिल कर दिया जाए तो ये कहानी आएगी हमारे पास sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को नीचे लेके जाओ तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस। तो आसान तरीके से बोले तो ये सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, म्यू एस के बराबर। और यहाँ पे ये एंगल कितना हमने कहा तक, वो आखिरी एंगल कौन सा है, 15 डिग्री, इसके बाद वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 10-15 और ये 10-15 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आती है 0.27, ठीक है। तो ये म्यू एस कितना होना चाहिए, 0.27 होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।